दोस्तों, बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी के रंग धीरे धीरे दिखने लगे हैं। बीते संडे को कोलकाता का विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है वो भगवा रंग में रंग गया, जब भगवत गीता पाठ के लिए करीब 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ आई। ये भीड़ सिर्फ बंगाल की ही नहीं थी, बंगाल के लोगों की नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए थे। साधुओं, साध्वियों, संतों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने कोलकाता के फेमस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल भगवत गीता पाठ समारोह में भाग लिया। अब भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं ने कार्यक्रम स्थल पर गीता की प्रतियों में से एक स्वर में श्लोक पढ़ा। सनातन संस्कृति संसद ने इसे आयोजित किया था और 5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख सुकांतो मजूमदार, पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी और विधायक अग्निमित्र पॉल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसी के साथ स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समेत प्रमुख धार्मिक हस्तियां भी समारोह में शामिल हुई। अब कार्यक्रम का नाम था पंच लाखों कोंठे गीता पाठ, यानी एक साथ 5 लाख लोगों का गीता पाठ। इस कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था, जो विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए भिक्षुओं और आध्यात्मिक गुरुओं का एक समूह है। आयोजकों ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को जागृत करना और धर्म ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। क्या कहा? पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को जागृत करना है। तो बात यह है दोस्तों कि अगले साल ममता बनर्जी का तीसरा टर्म पूरा हो रहा है और बंगाल में चुनाव होना तय है अगले साल। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 294 में से 213 सीटें मिली थी, थंपिंग मेजॉरिटी से सत्ता में तीसरी बार आई थी, और बीजेपी को 77 सीट्स मिली थी। बीजेपी को 2016 के चुनाव में तो सिर्फ 3 सीटें मिली थी। उस लिहाज से बंगाल में उसने पिछली बार अच्छी पैठ बनाई और 3 से 77 तक पहुंच गए। बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ना दोस्तों काफी कठिन होता है। एक तो 15 साल से राज कर रही हैं, तो राज्य में उनकी पार्टी का बेस बहुत सशक्त हो चुका है। कोई भी पार्टी इतने लंबे समय तक अगर रूल करेगी तो मजबूत तो हो ही जाती है। हालांकि दूसरी कमियां भी हैं, वो ज्यादा समय तक सत्ता में रहने पर आती हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रहती है तो उसके लोग सत्ता में भी घुस जाते हैं। जितने अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो सब सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये बंगाल के लिए ये 100% सही है। दूसरे स्टेट्स में तो होते हो नहीं होते हो, लेकिन बंगाल में तो होते थे। 30-35 साल चली है कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार, उसमें भी यही था, और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की सरकार चली, उसमें भी यही था। क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। ममता से पहले ये बात लेफ्ट पार्टियों के गठजोड़ में थी, वहां भी ऐसा हुआ। ज्योति बाबू की सरकार 3 दशकों से भी ज्यादा चली और सरकार के अफसर, कर्मचारी सब इस बात को कहने में कोई कोताही भी नहीं बरतते थे कि वो लेफ्ट पार्टियों के समर्थक हैं। लेकिन हर पार्टी कुछ दिन, कुछ साल के लिए पीक पर रहती है दोस्तों, याद रखिए। राजनीति में ऐसा होता है, आप पीक पर रहते हैं, चरम पर रहते हैं कुछ दिन, धीरे धीरे सब में गिरावट आती है। जब आप एक बॉल को ऊपर आकाश की ओर फेंकें तो वो अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आती है। तो धीरे धीरे नीचे सबको आना होता है। ये डिपेंड करता है कि किसकी पार्टी पर, अपनी पार्टी पर ज्यादा पकड़ है। अगर ज्यादा पकड़ है, अच्छी पकड़ है, तो आप थोड़ी देर में नीचे आएंगे। लेकिन किसी की पकड़ अगर ढीली पड़ गई तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो हर चीज में गिरावट आती है, राजनीतिक मूल्यों में भी आती है, नैतिकता में भी आती है, लोगों से जुड़ाव में भी आती है। हर सत्तारूढ़ पार्टी का ग्राफ गिरता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। ग्राफ तो नीचे आना ही है, ऊपर गया है तो नीचे आएगा ही आएगा। लेफ्ट पार्टियों का भी यही हाल हुआ। वो गिरी तो उनकी जगह ममता ने ली, लेकिन बदलाव आमूलचूल नहीं हुआ। ऊपर सत्ता बदल गई,
लेकिन नीचे जो भी लेफ्ट पार्टी के काडर थे खिसक कर टीएमसी में ममता के साथ आ गए। उनका अपना स्वार्थ था। क्या फर्क पड़ता है चोला बदल लेने से, जिंदगी के मजे लो। माना जाता है दशकों से जो कार्यकर्ता एग्रेसिव होकर लेफ्ट पार्टियों को जिताता था वो ममता के साथ आ गया। यानी जिन लेफ्ट वर्कर्स की गुंडागर्दी के खिलाफ ममता ने एक नैरेटिव बनाकर जीत हासिल की थी, वही वर्कर्स ममता के साथ आ गए। तो फिर वही हुआ, राजनीति फिर से दफ्तरों का हिस्सा हो गई। बस अब हंसिया हथौड़े की जगह तृणमूल का झंडा उनके हाथ में था। चुनाव में इन सब का बहुत काम होता है, लोगों को डरा धमकाकर इस बात के लिए मजबूर करना कि उनके इलाके से वोट सिर्फ ममता की पार्टी को जाए। ये पहले लेफ्ट पार्टी के लिए होता था। यही काम पहले होता था जब ज्योति बाबू की सरकार थी। तो ममता जैसे ही सत्ता में आई तो क्या अफसर क्या दूसरे कर्मचारी सबने अपनी विचारधारा में 180 डिग्री का पाला बदल लिया और ममता के गुण गाने लगे। सीधे शब्दों में ये समझ लें कि इस तरह पिछले 15 साल से ममता की सत्ता बनी हुई है। इसी तरह उसे टक्कर सिर्फ बीजेपी दे पा रही है और इसका सबूत है पिछले चुनावों में बीजेपी का विपक्षी दल की हैसियत पाना, 77 सीटें पाना जो पहले कभी नहीं मिली थी बीजेपी को। आप याद करिए 2016 के चुनावों में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। तो बीजेपी के नेताओं को पिछले चुनाव से, हालांकि वो जीत नहीं पाए, 77 सीटें ही आई, लेकिन बीजेपी के नेताओं को पिछले चुनाव से जीत की महक आने लगी है। और पिछले 5 सालों में तो ममता की पार्टी का क्षरण बहुत तेजी से हुआ है, गिरावट बहुत तेजी से आई है। मुसलमानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एंटी हिंदू नेता प्रोजेक्ट ज्यादा कर दिया है। वो जितना प्रो मुस्लिम साबित हुई उससे ज्यादा एंटी हिंदू नेता की तरह उभरी। मुस्लिम तुष्टीकरण से अगर वो मुसलमानों के करीब जाती दिखी तो उतनी ही तेजी से या उससे ज्यादा शायद तेजी से वो हिंदुओं से दूर जाती भी दिखी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बंगाली हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें आती थी, लेकिन ममता उस पर बयान तक देना मुनासिब नहीं समझती थी। आप याद करें, बलात्कार की कई दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई। एक तो कोलकाता में ही हुई जिसमें उनकी पार्टी का कार्यकर्ता शामिल था, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि एक महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य की बलात्कार पीड़िता से सहानुभूति है, एक महिला को दूसरी महिला से सहानुभूति है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये लगे। फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर केंद्र सरकार की फेंसिंग लगाने की योजना के लिए जमीन न देने की उनकी जिद, उनके फैसले ने उन्हें एक्सपोज ही कर दिया कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ कराना चाहती हैं, बेशक देश की सुरक्षा खतरे में पड़े। इसी तरह चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के फैसले का जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। उनकी पार्टी के लोग बीएलओज पर दबाव डालते रहे कि लिस्ट में हेराफेरी उनके हिसाब से हो। इसीलिए रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई थी वो सिर्फ गीता पढ़ने के लिए नहीं थी, वो गीता वाचन के लिए नहीं थी, वो उस चुनौती की शुरुआत के लिए उस चुनौती की शुरुआत थी जिसे आप बिगुल बजाने को कह सकते हैं, बिगुल बजाने की तरह थी वो, जिसका टारगेट ममता को उन्हीं की जमीन पर हराने का है। ममता लड़ेंगी, मुझे पता है। उनकी जिंदगी खुद से एक लड़ाई की तरह है, फाइटर है वो, लेकिन इस बार उनका ग्राफ नीचे जाएगा ऐसा माना जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी, काडर में गुस्सा और लोकल लीडर्स का कंट्रोल से बाहर जाना, ये सब वजहें उनकी पार्टी के इस बार विपक्ष में बैठाने की तैयारी कर चुकी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि ममता का काडर उनका अपना नहीं है, वो किसी और पार्टी से आया था, इसलिए उनकी क्यों सुनेगा? सत्ता के लिए हिंसा पर उतारू होना जिसकी मानसिकता हो, वो कल अगर बीजेपी भी जीती तो उसके पास भी चला जाएगा। यही काडर जो लेफ्ट में था फिर ममता के पास गया, ममता के पास गया, और बीजेपी जीतेगी तो उसके पास जाएगा। अब झंडा बीजेपी का उठा लेगा। ये
अलग बात है। लेकिन अगर इस नेगेटिव एलिमेंट को खत्म करना है और बंगाल को ठीक करना है, बंगाल में लंबे शासन करना है लंबे समय तक, तो बीजेपी को इन पाला बदलने वालों को किनारे लगाना पड़ेगा। यूनियन, हड़ताल सब बंद, बस काम करना शुरू।